जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम काफ़ी समय से अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी समस्याएं थी, इस वजह से हम अपना जो काम था उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था। दोस्तों हमने जो लास्ट वीडियो डाला था मध्य प्रदेश जीके में, वो नदियों को लेकर था और नदियों में हमने नदियों की जो परिभाषाएँ होती हैं, नदियों से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं वो सारे तथ्य मैंने आपको बताए थे। नर्मदा नदी हमने स्पेशल पिछले वीडियो में पढ़ा था और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था जिसका सभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आज हमारा जो दूसरा मैटर है दोस्तों, हम नदियों को एक क्रम से पढ़ेंगे। कैसे क्रम से कि भाई हमने कल जो हमने जो वीडियो पढ़ा था उसमें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी यानी कि चंबल। ठीक है दोस्तों, आज हम चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे और चंबल नदी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मध्य प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, उन सभी एग्ज़ाम्स में लगभग चंबल नदी या नदियों को जो भी मैटर बनता है, नदियों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें चंबल नदी एक विशेष मायने रखती है इंडियन जियोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो दोस्तों कोई भी नदी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी उसके उद्गम स्थल से। तो दोस्तों हम ये मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाए हुए हैं। इस मध्य प्रदेश के नक्शे में चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये हम सबसे पहले दर्शाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश से काफ़ी जीके के क्वेश्चन इंदौर को लेके बनते हैं और ये स्पेशल हम नदियों की बात कर रहे हैं तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये खान नदी के किनारे है, खान या खोन नदी के किनारे। तो अभी फ़िलहाल में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ना है तो हम इसका उद्गम स्थल देखते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो एक सीधा क्वेश्चन तो बनता है कि चंबल नदी इंदौर से निकलती है। एक ज़िला आपसे पूछा जाए और इंदौर जो होता है ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप कह सकते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा प्राकृतिक क्षेत्र से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि मालवा क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत होता है, तो ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब इंदौर में कहाँ से निकलती है? तो इंदौर में एक तहसील है जिसको हम कहते हैं महू। कौन सी तहसील है? महू। वर्तमान में इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर। क्या है वर्तमान में इसका नाम? डॉक्टर अंबेडकर नगर। यानी संविधान के जो पिता हैं भीमराव अंबेडकर साहब, उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में इंदौर जिले के महू तहसील में हुआ था और महू का वर्तमान नाम बदलकर क्या कर दिया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर। अब महू इंदौर जहाँ पर है, यानी इंदौर जिला है, महू तहसील है और महू तहसील में एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी। इस जाना पाव पहाड़ी का एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं बांगचू बिंदु। क्या है? बांगचू बिंदु या बांगचू पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बांगचू पॉइंट। अब क्वेश्चन बनता है, अब आपने सारा तथ्य देख लिया। सबसे पहले एक मोटे क्षेत्र से हम लेते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र से? तो मालवा के पठार से। मालवा के पठार या कौन से पर्वत से? तो विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत में भी कहाँ से? तो आप इसका पूरा डिटेल बताएंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील है या डॉक्टर अंबेडकर नगर है, उसमें जाना पाव पहाड़ी है जहाँ पर एक बांगचू पॉइंट है या बांगचू बिंदु है, इससे चंबल नदी निकलती है। दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो 854 मीटर ऊंचाई से। कितने ऊंचाई से? 854 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी निकलती है। तो पूरा का पूरा तथ्य बनता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर से निकलती है। इंदौर में कहाँ से? तो महू से निकलती है। महू में कहाँ से? तो जाना पाव पहाड़ी। किस पर्वत का हिस्सा है? तो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। किस पॉइंट से निकलती है? तो बांगचू पॉइंट से निकलती है। समुद्र तल की कितनी ऊंचाई से निकलती है? तो 854 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से निकलने के बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं जलप्रपात। क्या कहेंगे? जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब मैंने आपको पिछले टॉपिक यानी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था जलप्रपात कैसा होता है। एक सिंपल सी घटना होती है जलप्रपात, यानी किसी भी नदी का पानी
ऊंचे स्थान से जब नीचे स्थान पर गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जबलपुर भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है, और भी उसके जलप्रपात हमने पढ़े थे, कपिल धारा, दुग्ध धारा कहाँ पे बनता है, अमरकंटक अनूपपुर में। इसके बाद हमने पढ़ा था धुआंधार जलप्रपात तो भेड़ा घाट जबलपुर में। इसके बाद मंदार और दर्दी तो हंडिया और बड़वा के बीच में। महेश्वर में हमने पढ़ा था सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। अब चंबल नदी दो जलप्रपात बनाती है इंदौर में। क्या बनाती है इंदौर में, कौन कौन से बनाती है, तो एक बनाती है झाड़ीदहा, कौन सा बनाती है, झाड़ीदहा, और दूसरा बनाती है पाताल पानी, कौन सा बनाती है, पाताल पानी। ठीक है दोस्तों, झाड़ीदहा और पाताल पानी ये इंदौर के निकट बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चंबल नदी निकली और ये इंदौर से होते हुए निकलेगी, तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, यानी 2 जलप्रपात हैं, पाताल पानी और झाड़ीदहा। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी यानी एक भयानक नदी है। कैसी नदी है, भयानक नदी। भाई चंबल का काला पानी होता है, ऐसे आपने देखा हुआ दासियों की शरण स्थली, यानी कि हर नाम कहीं ना कहीं चंबल से एक डरावना नाम निकलता है। भाई डरावना नाम निकलने का रीज़न है, यहाँ पर जब इसका उद्गम हुआ था तो उद्गम को लेकर इसकी एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि कोई राजा रंतिदेव नाम का एक राजा था, राजा रंतिदेव नाम का एक राजा था। इसने एक, जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो पुराने टाइम पे कोई प्रोग्राम होता होगा तो उसको यज्ञ वगैरह ऐसे ही कहते होंगे, तो किसी प्रोग्राम में इसने अतिथियों के स्वागत के लिए क्या किया, इस राजा ने, राजा रंतिदेव ने अतिथियों के स्वागत के लिए जो कुछ गाय होंगी उस टाइम पे, उनका क्या किया, उनकी चमड़ी निकाल के उनका खून बहा दिया और उस खून को अतिथियों के स्वागत में यानी अतिथियों को पिला दिया। यानी राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उस खून से किस नदी का उद्गम स्थल हुआ, चंबल नदी का। यानी जिनको इन्होंने ये जल पिलाया था उन्होंने उनको श्राप दिया और ये एक भयानक टाइप की नदी बन गई, इसलिए इसको श्रापित नदी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, श्रापित नदी। तो श्रापित नदी कौन सी है, चंबल नदी। अब राजा रंतिदेव के कारण ये उत्पन्न हुई है, या राजा रंतिदेव की वजह से इस नदी का उद्गम हुआ है, इसलिए इसको रंतिदेव की कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे, रंतिदेव की कीर्ति। और श्रापित नदी भी किसको कहेंगे, चंबल नदी को। अब देखिए मैंने आपसे कहा भाई भयानक नदी है, क्योंकि खून से अगर किसी नदी का उद्गम हुआ है तो निश्चित रूप से वो भयानक होगी। इसलिए अब जलप्रपात भी कैसा बनेगा, जलप्रपात का नाम भी भयानक होगा। जैसे पाताल पानी, क्या नाम है, पाताल पानी। अब पाताल भी कैसा एक भयानक नाम होता है। झाड़ीदहा, ऐसे अजीबोगरीब टाइप का नाम है, झाड़ीदहा। तो झाड़ीदहा और पाताल पानी चंबल नदी के 2 जलप्रपात हैं। कहाँ बनते हैं, तो इंदौर के निकट बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं किसी भी परीक्षा में, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। झाड़ीदहा और पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पे बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं, इंदौर के निकट। तो ये अपने इसके उद्गम स्थल को लेके कुछ क्वेश्चन बने हैं। अब नदियों, इसके नामों की अगर बात कर लें तो नामों में एक चंबल नाम तो आपको इसका एकदम क्लियर है, दूसरा रंतिदेव की कीर्ति इसका नाम हो गया, तीसरा श्रापित नदी इसका नाम हो गया, चौथा नाम इसको आप कह सकते हैं चर्मावती, चंबल से ही मिलता है इसका नाम चर्मावती, या चर्मण्यवती भी इसको कहते हैं, चर्मण्यवती। महाभारत पुराण वगैरह जो भी हैं उनमें इसको इसी नाम से जाना जाता था। रंतिदेव की कीर्ति, श्रापित नदी, और कुछ स्थानों पर इसको कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, कामधेनु। और कुछ स्थानों पर इसको धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, धर्मावती। तो ये इसके नाम हो गए भाई। क्या क्या नाम हो गए, नाम हो गया इसका चंबल का, रंतिदेव की कीर्ति, श्रापित नदी इसको कहते हैं, कामधेनु भी इसको कहा जाता है, धर्मावती, चर्मण्यवती, चर्मावती भी इसको कहा जाता है। ये कौन सी नदी के नाम है, चंबल नदी के नाम है। ठीक है दोस्तों, जब आप वीडियो देखें ना तो अपने पास एक रजिस्टर और पेन रखें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपने उसको पढ़ा नहीं है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, या वीडियो देखते समय भी आप क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंदौर को लेके अपने सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं
क्या भाई, उद्गम स्थल तो कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? तो मालवा के पठार से। मालवा के पठार के किस जिले से? तो इंदौर जिले से या इंदौर संभाग से। इंदौर संभाग में कहाँ से? तो इंदौर की तहसील है महू तहसील, डॉक्टर अंबेडकर नगर इसको कहते हैं, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। जाना पाव पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी का बांगचू पॉइंट है जिससे समुद्र तल से 854 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। राजा रंतीदेव द्वारा बलिदान की गई गायों के चर्म से इस नदी का उद्गम हुआ है, इसलिए इसको रंतीदेव की कीर्ति, श्रापित नदी इसको कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, चर्मणवती और चर्मावती के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ लोग इसको धर्मावती भी कहते हैं। क्या नाम है? धर्मावती। 2 जलप्रपात इंदौर में इसके बनते हैं, कौन कौन से? झाड़ीधा और पाताल पानी। ये 2 जलप्रपात चंबल नदी में कहाँ बनते हैं? इंदौर के निकट। अब इसके आगे बढ़ती है तो इंदौर के बाद एक जिला आता है धार। कौन सा जिला है? धार। तो धार में ये बहती है, ठीक है। अब धार चंबल नदी के किनारे नहीं है, जैसे अपन नहीं कहते भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो धार चंबल नदी के किनारे नहीं है। धार को हम मानते हैं सरदारपुर धार और जो है ये माही नदी के किनारे है, लेकिन धार जिले की सीमा से होकर ये बहती है। धार के बाद यहाँ पर एक जिला आता है रतलाम। कौन सा जिला है? रतलाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है। रतलाम किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे चंबल नदी के किनारे। रतलाम किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। अब रतलाम के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जिला पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर, ठीक। अब मंदसौर में आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदसौर अगर पूछा जाए, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि धार से होके जाती है, लेकिन धार चंबल नदी के किनारे नहीं है, रतलाम से होके जाती है, तो रतलाम जो है ये चंबल नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद मंदसौर से होकर गुजरती है, तो मंदसौर चंबल नदी के किनारे नहीं है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? शिवना नदी के किनारे। पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? मंदसौर में है, शिवना नदी के किनारे है। जब भी बरसात का मौसम होता है तो ये काफ़ी प्रचलन में रहता है, क्योंकि शिवना नदी में बाढ़ आती है जिसके कारण मंदसौर का काफ़ी क्षेत्र डूब प्रभावित होता है। तो वहाँ पर ये पशुपतिनाथ का मंदिर पिछले साल जो बारिश हुई थी उसमें पशुपतिनाथ का मंदिर भी इसके बाढ़ में डूब गया था, ऐसा प्रचलन में रहता है। तो आपको याद रखना है मंदसौर शिवना नदी के किनारे है, लेकिन चंबल नदी मंदसौर से होकर गुजरती है। और मंदसौर में एक तहसील है जिसका नाम है भानपुरा। भानपुरा के पास में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे है? तो आप कहेंगे चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और कब बना है? तो ये 1960 में बना है। कब बना है? 1960 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगर मैं आपको इसके बांधों के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये दोस्तों मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तो आप देख लेना। आपको अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन वैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नोट करना है तो आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गांधी सागर बांध यानी मध्य प्रदेश में जो नदी घाटी परियोजनाएं बनी हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, उसमें मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो है चंबल घाटी परियोजना। क्या है? चंबल घाटी परियोजना। इसमें इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए, जिसमें गांधी सागर बांध एक नाम है, चंबल घाटी परियोजना, और ये 1953-54 में इसको प्रस्तावित किया था, यानी बनना स्टार्ट हुआ था या इसको प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें जो बांध बनाया गया था इस परियोजना के थ्रू, ये गांधी सागर बांध बनाया गया 1960 में। कब बनाया गया? 1960 में। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। कब बना है? 1960 में। किस परियोजना के अंतर्गत? तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत, जो कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो ये जिला जाता है कौन सा? नीमच। कौन सा जिला है? नीमच। तो नीमच की सीमा से होते हुए अब यहाँ पर राजस्थान का एक जिला जाता है जिसको हम कहते हैं चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। यहाँ पर
मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में एंटर करती है। तो राजस्थान में कहाँ एंटर करती है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जैसे ही एंटर करती है तो एक जगह है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं चौरासीगढ़। कौन सी जगह है? चौरासीगढ़। तो राजस्थान में जैसे एंटर करती है तो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से होते हुए चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है। जैसे ही चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है तो इसके जस्ट आगे भाई एक क्वेश्चन बना आपको, चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। दूसरा आपका क्वेश्चन बना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ से आगे निकलती है तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रावत भाटा। कौन सी जगह है? रावत भाटा। और वहीं पर चित्तौड़गढ़ से एक नदी, चित्तौड़गढ़ जिले से ही निकल के एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं बामनी नदी। क्या कहेंगे? बामनी नदी। ये दोनों नदियां यहाँ पर आकर इसमें मिलती हैं रावत भाटा के समीप। तो वहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसके नाम से चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। क्या नाम है वो? तो राणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप के कारण ही चित्तौड़गढ़ फेमस है। तो महाराणा प्रताप के नाम से ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसको हम कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। तो ये चंबल नदी यानी कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत दूसरा बांध जो है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर एक जलप्रपात बनता है, थोड़ा सा आगे बनता है, इससे जाके थोड़ा सा आगे, यानी कि एक जलप्रपात जैसे हमने दो तो पढ़ लिए हैं यहाँ पे इंदौर में। कौन सा बनता है? पाताल पानी और झाड़ी धा। तो इसके जस्ट आगे यहाँ एक जलप्रपात बनता है जिसको हम कहते हैं चूलिया जलप्रपात। क्या कहेंगे? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पे बनता है? तो चंबल नदी पे ये बनता है चूलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहाँ बनता है? तो भैंसरोड़गढ़ के निकट बनता है। कहाँ बनता है? चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ के निकट कौन सा जलप्रपात बनता है? तो चूलिया जलप्रपात बनता है। जब ये चित्तौड़गढ़ से आगे निकलती है तो सीधी सी बात अब आएगी कहाँ पर? कोटा में। कहाँ आती है? कोटा। अब कोटा में आने से पहले यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ से निकलकर राजस्थान का जो बूंदी जिला है और कोटा जिला है, इन दोनों की सीमा पर एक बांध और यहाँ पर बनाया गया है जिसको हम कहते हैं जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। तो चंबल नदी का जो तीसरा बांध है वो है जवाहर सागर बांध। अब ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी और कोटा जिले की सीमा पे है, लेकिन विशेष रूप से इसको हम कोटा ही दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते हैं? कोटा। तो राणा प्रताप सागर बांध तो चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में। यानी कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो तीसरा बांध आता है वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पे है? कोटा में है। अब एक फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि कोटा किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे चंबल नदी के किनारे है। इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोटा में ही यहाँ पर एक बांध और है जिसको हम कहते हैं कोटा बैराज। क्या कहेंगे? कोटा बैराज। तो ये चार इंपॉर्टेंट बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। कौन सा है? कोटा बैराज। तो ये दोनों बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये दोनों बांध कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? मंदसौर में है। तो ये चंबल नदी पर बनाए गए बांध है। इसके बाद क्या होता है? ये यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद सवाई माधोपुर, कहाँ पे? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी नाम का संगम है, त्रिवेणी संगम जिसको कहते हैं। वहाँ पर राजस्थान की जल बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो है बनास है, जल बहाव की दृष्टि से। वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल को ही कहते हैं, लेकिन जल बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास, जो कि राजसमंद जिले के
अरावली पर्वत के बीरों के मठ से निकलती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आकर ये नदी चंबल नदी से मिल जाती है। अब चंबल नदी से मिलने के बाद इसकी जलधारा आगे बढ़ती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में ये एक बार और आती है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा जिला? श्योपुर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? श्योपुर। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है श्योपुर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। श्योपुर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मुरैना। तो मुरैना किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। फिर इसके बाद हल्की सी सीमा ये भिंड में भी पहुँचती है। तो भिंड से होते हुए इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम इटावा है। इटावा में एक स्थान है जिसको पचनद के नाम से जाना जाता है और उस पचनद नाम के स्थान में यहाँ पर यमुना नदी में जाके ये चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाके? उत्तर प्रदेश में इटावा से 38 किलोमीटर दूर पचनद नाम का स्थान है, वहाँ पर जाके चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट क्वेश्चन जो इसके बीच में बनते हैं जो हमें क्लियर करना है वो कौन कौन से हैं, देखना जरा। बांध हमारे क्लियर हैं, नाम हमारे क्लियर हैं, चंबल नदी के जो नाम हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश की सेकंड बड़ी नदी है। कौन सी बड़ी है? सेकंड बड़ी या दूसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा। कितनी लंबाई है? 13-12 किलोमीटर। एमपी में कितनी है? तो 10-77 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है चंबल, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और राजस्थान। यानी क्रम अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। एमपी में कितनी लंबाई है? तो 325 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 325 किलोमीटर। यानी कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है और 325 किलोमीटर स्पेशल मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नदियों को किसी भी राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहती है, इसलिए पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। ये मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो चंबल नदी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। एक और बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये 2 बार एमपी से निकलती है, 2 बार एमपी से निकलती है और 2 बार एमपी में इंटर करती है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा हुआ है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से 2 बार निकलती है और 2 बार इंटर होती है? तो कौन सी नदी है? वो चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, तो क्या कहेंगे? चंबल नदी मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, बांध हमारे क्लियर हैं। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है। नदियों के किनारे बसे नगर पूछा जाए तो महू चंबल नदी के किनारे है, रतलाम चंबल नदी के किनारे है, चित्तौड़गढ़ चंबल नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है। इसके बाद श्योपुर, मुरैना चंबल नदी के किनारे हैं। अब इसका जो पचनद नाम का स्थान है, पहले सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट होती हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो पहले हम मध्य प्रदेश से बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इंदौर से ही एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं क्षिप्रा। कौन सी नदी है? क्षिप्रा। कहाँ से निकलती है? तो काकरीवर्डी इंदौर से। कहाँ से? काकरीवर्डी इंदौर से निकलती है क्षिप्रा नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। दूसरी नदी हम कहें तो काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है? तो बागली गांव, देवास से। स्पेशल हम इन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन नाम अगर आ रहा है तो उसका उद्गम स्थल, क्योंकि
अधिकतर जो छोटी छोटी नदियां होती हैं ना, उसका उद्गम स्थल और समापन स्थल परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है। जिस नदी के बारे में कोई विशेष तथ्य नहीं बनते हैं उनके बारे में। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है काकरीवड़ी इंदौर। काली सिंध नदी निकलती है बागली गांव देवास से। इसके बाद पार्वती भी इसकी सहायक नदी है, तो पार्वती या पारा भी इसको कहा जाता है, पारा नदी, तो ये निकलती है आस्था सीहोर से। इसके बाद कुंवारी इसकी सहायक नदी है, कुंवारी इसकी सहायक नदी है, तो ये निकलती है शिवपुरी के पटार से। इसके बाद कुंवारी के बाद आता है कूनो, कूनो नदी, तो ये भी कूनो पालपुर, हाँ कूनो नदी, ये भी शिवपुरी के पटार से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है। इसके बाद कुंवारी हो गया। इसके बाद पाहुज, पाहुज इसकी सहायक नदी है, पाहुज नदी भिंड से निकलती है। स्पेशल क्वेश्चन बनता है भिंड किस नदी के किनारे, तो पाहुज के किनारे है। काली सिंध के बाद जो सिंध होती है वो भी इसकी सहायक नदी है, तो सिंध कहाँ से निकलती है, तो ये लटेरी विदिशा जिले से निकलती है। कहाँ से, लटेरी विदिशा से। कभी कभी इसका सिरोंज भी आ जाता है कि सिरोंज विदिशा से निकलती है, लटेरी विदिशा। स्पेशल तो लटेरी इसका आंसर है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में पूछा है कि गुना से भी ये निकलती है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सिंध नदी लटेरी विदिशा जिले से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसकी दिशा पूछी जाए तो किस दिशा की ओर बहती है, तो दिशा अगर एक नॉर्मल अधिकतर जो परीक्षा में क्वेश्चन में पूछा है तो ये उत्तर दिशा हम इसकी मानते हैं कि उत्तर दिशा में ये बहती है। वैसे अगर कहें तो ऊपर उत्तर है, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो आप इसको कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में बहती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अब इसका जो पचनद नाम का स्थान है जहाँ 5 नदियाँ मिलती है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, यानी कि कौन कौन सी 5 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो 5 नदियों में दोस्तों एक सिंध नदी है, पाहुज नदी है, 2 हो गई। इसके बाद कुंवारी 3 हो गई, चंबल 4 हो गई और यमुना 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, यमुना यानी कि जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना है। तो यमुना नदी में जाके ये मिलती है और इस तरीके से इस स्थान को हम पचनद कहते हैं, जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग बॉर्डर पे है। तो काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो होते हैं वहाँ दर्शन के लिए, या वैशाख पूर्णिमा जो होती है या धार्मिक जो भी दिन होते हैं उस पर स्नान करने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे क्वेश्चन चंबल नदी को लेके बनते हैं। ये इसकी सहायक नदियों को लेके काफ़ी तथ्य हैं। तो अब आप यहाँ से चंबल नदी के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, अचानक से याद भी नहीं आता है। तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चंबल नदी के बारे में पता हो तो आप तथ्य या कमेंट के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में हमें बता सकते हैं। और आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप भी उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन इसमें विशेष रूप से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से चंबल नदी जो होती है, चंबल नदी को एक अध्यारोपित नदी कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अध्यारोपित नदी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था श्रापित नदी, ऐसे ही इसको अध्यारोपित नदी कहेंगे। अध्यारोपित नदी का मतलब ये होता है कि चंबल नदी अपना जो बहाव क्षेत्र होता है उसमें क्या करती है, बड़े बड़े विशाल खड्ड का निर्माण करती है। क्या करती है, बड़े बड़े विशाल खड्ड। और इन खड्ड को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है दोस्तों, तो इसको कहेंगे रविंस। क्या कहेंगे, रविंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यारोपित नदी चंबल को कहा जाता है और चंबल नदी अपने बहाव दृष्टिकोण से जिधर से बहते हुए जाती है वहाँ खड्डों का निर्माण करती है, उन खड्डों को रविंस कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता है, हमने जब मिट्टी का कटाव पढ़ा था तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन करती है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। मृदा अपरदन को मैंने बताया था, इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो मुरैना जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चंबल नदी हर वर्ष लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि जो होती है रविंस में या खड्डों में परिवर्तित कर देती है। और इन रविंस खड्ड, इनको ही कहा जाता है दासियों की शरण स्थली। ठीक है दोस्तों, इसलिए चंबल नदी विशेष रूप से डाकुओं की शरण स्थली या डाकुओं की जीवनदायिनी भी कहलाती है, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र होता है, इस तरीके का क्षेत्र, वहाँ पर डाकुओं का शरण लेने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। तो ये सारे क्वेश्चन चंबल नदी को लेके बनते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यारोपित नदी किसको कहा जाता है,
चंबल नदी को। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी को लेके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर किए हैं। अब जो हम एक पहल अपनी जारी की हुई है कि भाई एक क्वेश्चन हम पूछते हैं और उसका आंसर आप देते हैं। तो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा की जो 41 सहायक नदियां हैं उसमें कौन सी 2 नदियां जो हैं गुजरात में मिलती हैं। तो गुजरात में मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में जो सबसे सही और सबसे सॉलिड और सबसे अच्छा जो आंसर दिया था वो दिया था फराह खान ने। किसने दिया था? फराह खान ने। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में आप देख सकते हैं इनका जो आंसर है, फराह खान ने सबसे सही आंसर इसका दिया था। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने, सभी ने अच्छा आंसर दिया था, क्योंकि मैंने आपसे क्लियर कहा था सिर्फ 2 नदियां आपको बताना था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले और सबसे अच्छा आंसर दिया था। बाकी और जितने भी लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से मैंने देखा था, काफ़ी सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। तो भाई फराह खान प्लस उन सभी लोगों को RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, जिन्होंने जो हमारे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो दोस्तों, आज का एक बड़ा शानदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है चंबल नदी को लेके, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। कब शुरू किया गया था? 1953 और 54 में। इसमें जो बांध बनाए गए हैं, बांधों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इन बांधों को लेके आपको स्पेशल तथ्य देना है। तथ्य क्या? भाई बांधों से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी मिले, जैसे भाई आपको मिला कि गांधी सागर बांध से कितने मेगावाट विद्युत पैदा की जाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन, यानी बांधों को लेकर जो विद्युत उत्पादन की जाती है उनसे संबंधित तथ्य आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा एक सिंपल सा मैटर था चंबल नदी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन चंबल नदी को लेके बनते हैं। स्पेशल मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जो हमारा टारगेट है उसमें नदियों को लेके विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे वीडियो के बारे में आप बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय मध्य प्रदेश।